क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड स्पेसिफिक सिलेबस ओवरव्यू। एक रणनीति के साथ अगर कोई काम किया जाए तो सफलता सुनिश्चित होती है। और क्लास 12th के अंदर 5 यूनिट हैं, 5 इकाइयां हैं। जनन स्वास्थ्य क्या चीज है, एसटीडीज क्या होती हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज कृष्णकांत शर्मा एंड वेलकम यू टू दृष्टि स्कूल साइंस हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड स्पेसिफिक सिलेबस ओवरव्यू। मतलब इसमें आप देखने वाले हैं कि क्लास 12th के बच्चों के लिए यूपी बोर्ड का क्या कुछ सिलेबस इस साल रहने वाला है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स में किस यूनिट का क्या मार्क्स वेटेज है, मतलब किस यूनिट पर ज़्यादा फोकस करना है अधिक अंक प्राप्त करने के लिए। और मेरा दावा है कि आप जानते हैं इस चीज़ को कि अगर कोई प्लान बनाकर अगर कोई काम किया जाए, मतलब एक स्ट्रेटजी के साथ, एक रणनीति के साथ अगर कोई काम किया जाए तो सफलता सुनिश्चित होती है और सफलता के बाद में उसका जो फल मिलता है वो बहुत सुखद होता है। सो डियर, स्टार्ट करते हैं आज का ये बायोलॉजी या जीव विज्ञान का सिलेबस ओवरव्यू जो क्लास 12th के लिए है और 2026-27 के अंदर रहने वाला है। सो बच्चों याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास 12th के अंदर 5 यूनिट हैं, 5 इकाइयां हैं और 5 इकाइयों में आपको थ्योरी देने वाली है 70 मार्क्स, मतलब 70 अंक देखने वाली है। और इसके अलावा जो 30 मार्क्स का आपका रह जाता है प्रैक्टिकल, मतलब 30 अंकों का आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। और आपका जो देख सकते हैं यहाँ पर जो 70 मार्क्स हैं उसका थ्योरी वाला पार्ट होता है। चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर कि जो 5 यूनिट हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट यूनिट दैट इज रिप्रोडक्शन, जिसे जनन कहते हैं। इसमें जनन 14, याद रखिएगा मैं आपको यहाँ पर इन सभी यूनिट्स का मार्क्स वेटेज भी बता रहा हूँ कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, तो इंपॉर्टेंट भी आपको उस हिसाब से रहेगी। वैसे देखा जाए तो सारी यूनिट्स जो हैं लगभग भर भर के नंबर दे रही हैं। तो फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है जनन या रिप्रोडक्शन, ये आपको कुल 14 अंक देती है, 14 मार्क्स देती है आपको। अच्छा, इसके अंदर आप 3 चैप्टर देखने वाले हैं। अभी मैं सारे चैप्टर भी आपको आगे बताने वाला हूं कि इसमें कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि 3 चैप्टर जिसमें आप पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव में जनन और जनन स्वास्थ्य, 3 चैप्टर देखेंगे। इसके बाद आती है सेकेंड यूनिट जिसका नाम है आनुवंशिकी और विकास, मतलब जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और ये आपकी सबसे कह सकता हूं अधिक अंकों वाली और एकदम सॉलिड यूनिट है, समझ के चलिए। और आपको ये 18 अंक देने वाली है, मतलब मार्क्स वेटेज देखा जाए तो बहुत काफी अच्छा है। और इसके अंदर आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब आनुवंशिकी वाले पार्ट में दोनों चीजें, एक तो मेंडलिज्म वाला पार्ट पूरा पढ़ेंगे, वंशागति और विविधता के सिद्धांत वाला आप चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका जो है इसमें 5th चैप्टर रहेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड जो आपके जेनेटिक्स वाले पार्ट के अलावा जो विकास वाला पार्ट है उसमें इवोल्यूशन वाला पार्ट आपका हो जाएगा, जो चैप्टर नंबर 6 रहेगा। इसके बाद में आपकी यूनिट 3 जो है ये अच्छी है, आराम से याद होती है, आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं। छोटी सी यूनिट है, 14 मार्क्स देती है आपको, 14 अंक देती है। और इसमें आप पढ़ते हैं 2 चीजें, एक तो आप मानव स्वास्थ्य से संबंधित मानव स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं और एक मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, ये 2 चैप्टर आप इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर जो है काफी अच्छे मार्क्स वाला है चैप्टर है, काफी बढ़िया चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, आराम से काम आता है। फिर इकाई नंबर 4 जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब जैव प्रौद्योगिकी जिसका नाम है, इसमें 2 चैप्टर हैं आपके। और बायोटेक्नोलॉजी एक तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड उसके बाद में एप्लीकेशन जो है इसके अंदर हम कवर करते हैं। पूरे 10 अंक देता है आपको ये यूनिट। इसके बाद में लास्ट यूनिट 5th यूनिट जो है पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, मतलब इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और ये भी यूनिट बहुत ही अच्छी यूनिट है। इसमें भी आप जो है 3 चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपको 14 मार्क्स देंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बच्चा एक स्ट्रेटजी के साथ, एक रणनीति के साथ में अगर अपने एग्जाम के इस मैदान में उतरे, है ना, तो बिल्कुल वो सफलता प्राप्त कर सकता है। और बिल्कुल मैं आपको उसी एकदम महाभारत की तरह से आपसे कहना चाहता हूं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब आप कर्म किए जाओ, फल की इच्छा किए बिना।
फल तो बाद में है, फल आपको कितना मार्क्स मिलेगा, आप क्या पूरे में से पूरे 100 में से 100 अंक लेके आ पाएंगे, वो फल है। लेकिन अभी कर्म ये कहता है कि आपको बिना किसी फल की इच्छा के इन चैप्टर्स के अंदर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको आपको भर भर के ग्रहण करना है और डेफिनेटली आपको फल भी अच्छा मिलेगा। तो देखिए यूनिट फर्स्ट के अंदर जैसा मैंने कहा 3 चैप्टर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। आप देखेंगे इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप देखते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में पुष्प की संरचना, बिल्कुल निषेचन से पहले की जो क्रियाएं, युग्मक जनन, निषेचन, उसके बाद में दोहरा निषेचन, ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। बही प्रजनन युक्तियां, आउटब्रीडिंग डिवाइसेज एंड फल बीज निषेचन, ये सभी एपोमिक्सिस, बहुभ्रूणता, ये सारे टॉपिक इसमें रहते हैं, ठीक है। जिसमें से एपोमिक्सिस और बहुभ्रूणता, आपका एक टॉपिक इसमें और है जिसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, बहुभ्रूणता, और ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जो इसमें पूछा जाता है, ठीक है, बहुभ्रूणता। इसके बाद में मानव जनन वाला चैप्टर है, मानव में नर और मादा जनन तंत्र, मतलब मानव एक डाइमॉर्फिक प्राणी है, मतलब इसमें द्विरूपता पाई जाती है लैंगिक रूप से, तो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसके अलावा युग्मक जनन, शुक्र जनन, अंड जनन, फिर उसके बाद में मासिक चक्र हो गया। इसके अलावा निषेचन, भ्रूणीय परिवर्धन, इम्प्लांटेशन, पार्ट्यूरेशन, मतलब कैसे अंतररोपण होता है, प्रसव कैसे होता है, और दुग्ध स्त्रवण, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ते हैं बच्चों। नाउ इसके बाद में जनन स्वास्थ्य वाला पार्ट है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन आराम से हो जाता है। जनन स्वास्थ्य क्या चीज है, एसटीडीज क्या होती हैं, और जनन सहायक प्रौद्योगिकी, बंध्यता, ये सारी चीजें इसमें आप पढ़ते हैं। आईवीएफ है ना, जिफ्ट हो गया, जिफ्ट हो गया, गिफ्ट हो गया, आईवीएफ हो गया, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। इसके अलावा मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाला पार्ट, और ये सब इसमें आप देखते हैं। नाउ जो दूसरी यूनिट है, जैसा मैंने कहा था, काफी अच्छे अंक देने वाली है, सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाली यूनिट है, इस इकाई में सबसे ज्यादा अंक हैं, ध्यान रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है आप मेंडलिज्म पढ़ते हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत के अंदर मेंडलिज्म पूरी पढ़ते हैं आप, बिल्कुल मेंडल के वंशागति के नियम, सारे तीनों के तीनों नियम पढ़ते हैं, सहप्रभाविता, बहुजीनी वंशागति, क्रोमोसोम सिद्धांत, लिंग निर्धारण ही, फिर इसके अलावा आनुवंशिक विकार, वंशावली विश्लेषण, आनुवंशिक विकार में भी सारे दोनों प्रकार के, अलिंगी लिंगी प्रकार के दोनों, क्रोमोसोमल भी, मेंडलीय, सारे हम पढ़ते हैं इसके अंदर। इसके बाद में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है, मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब वंशागति का आणविक आधार, आप इस डीएनए से शुरू करते हैं, डीएनए की खोज, संरचना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, लैकोपेरॉन, सेंट्रल डोग्मा, है ना। इसके अलावा मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सभी इस चैप्टर के जो है पार्ट है, या कह सकते हैं अट्रैक्शन है। विकास इवोल्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप देखते हैं यूपी बोर्ड के अंदर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है, इसका सबसे बड़ा एक आकर्षण है। इसके अलावा हार्डी विनवर्ग हम पढ़ते हैं, इसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन है ना, मानव का विकास है, बिल्कुल ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। नाउ थर्ड यूनिट जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ये यूनिट जो है इसमें आप देखेंगे एक 14 मार्क्स की यूनिट है, जिसमें सबसे पहले मानव स्वास्थ्य और रोग, जिसमें आप मानव के अंदर जो रोग होते हैं, चाहे जीवाणु जनित हैं, वायरस जनित हैं, कवक जनित हैं, हेल्मिंथीज जो है से होने वाले हैं, ये सारी डिजीज आप इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा आप इसमें ड्रग्स, ओपियोइड्स और ड्रग्स के बारे में ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्किलॉइड्स, और इसके साथ साथ आप इसके अंदर बात करते हैं प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी के बारे में, करेक्ट। तो प्रतिरक्षा भी इसके अंदर आती है। फिर इसका दूसरा जो पार्ट है वो है, दूसरा चैप्टर जो है वो है सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में। बिल्कुल बच्चों, इसमें घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, औद्योगिक उत्पादों में क्या भूमिका है, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज उपचार में क्या भूमिका है, बायोगैस के बारे में आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बायो फर्टिलाइजर्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स भी इसके अंदर आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट है वो 10 नंबर की है, 2 पार्ट में पढ़ते हैं, 2 चैप्टर हैं इसमें। पहले में हम सिद्धांत और उसकी प्रक्रियाएं जितनी भी हैं, प्रोसेस है, पढ़ते हैं, और उसके बाद सेकंड आता है, उसमें हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि कृषि के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुआ है, और आप देखते हैं आणविक निदान में, मतलब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं, करेक्ट। नाउ इसके बाद लास्ट यूनिट हमारी पारिस्थितिकी और पर्यावरण, बहुत अच्छी यूनिट है, 14 मार्क्स देती है। इसमें हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, जीव समष्टि,
छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और उसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहता है आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, सहोपकारिता, सहभोजिता, है ना, इसके अलावा परभक्षण, परजीविता, ठीक है, ये सारी कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ये सारी चीजें, स्पर्धा, कंपटीशन, ये सारे पढ़ेंगे आप। फिर पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या गुण हैं, जन्म दर हो गया, समष्टि घनत्व है, आयु वितरण है। फिर समष्टि वृद्धि के दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है ज्यामिति वृद्धि और लॉजिस्टिक वृद्धि, दोनों प्रकार की हम पढ़ेंगे। इकोसिस्टम काफी बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। इकोसिस्टम की संरचना, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, है ना, और जो है इसके अलावा ऊर्जा प्रवाह के अंदर भी खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। और लास्ट में जो है इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड आपके इसके अंदर होते हैं। अंतिम चैप्टर जो है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। जैव विविधता क्या है, तीनों प्रकार की जैव विविधता, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसमें पढ़ते हैं आप। फिर जैव विविधता क्षति के कारण क्या है, क्या क्या उससे होगा, हॉट स्पॉट्स क्या है ना, बिल्कुल कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीजें जो है आप इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये आपकी 5 यूनिट थी, और इन 5 यूनिट के अंदर आपने देखा कौन कौन से चैप्टर थे, है ना। ये 70 नंबर के बाद में अब बात आती है 30 मार्क्स की, और ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट होता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वाला पार्ट होता है, जो आपको 30 मार्क्स देता है। इसमें 2 चीजें हैं, आप जानते हैं एग्जाम बाहर से एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, उनके पास में 15 मार्क्स होते हैं, और 15 मार्क्स ही इंटरनल एग्जामिनर के पास में होते हैं। अब आपको इसमें आप देखेंगे दीर्घ प्रयोग आते हैं जो 5 अंक के आते हैं, लघु प्रयोग जो 4 अंक के आते हैं, और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट कार्य और वाइवा वॉइस है वो आपका 6 अंक का रहता है। इसी प्रकार से आपको उसमें स्लाइड बनवाई जाती है, स्पॉटिंग वाला पार्ट होता है आपका, सत्रीय कार्य जो है, मौखिक, ये सारी चीजें मिला के 4 अंक आपको देते हैं। अब हमारी लास्ट बात आती है कि तैयारी की टिप्स क्या है, हम कैसे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, हम ऐसा क्या करें, क्या प्लानिंग रखें कि हम वर्ष भर अच्छा पढ़ के बिना प्रेशर के, बिना डिप्रेशन में आए, बिना किसी प्रकार की एंजाइटी के, बिना किसी एग्जाम स्ट्रेस के हमारी जो है तैयारी भी बहुत बढ़िया हो जाए, और हम हमारा जो है स्कोर भी अच्छा कर पाए। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है हमारी, तो ये है आपके लिए सक्सेस की स्ट्रेटजी, सक्सेस, सफलता की क्या रणनीति। तो इस सफलता की रणनीति को हमें, सफलता की रणनीति इसको अगर हम फॉलो करें तो डेफिनेटली कहता हूं कि आपका जो ड्रीम है कौन सा वाला, 100 वाला ड्रीम जो है, 100 सपना 100 का पूरा जरूर हो जाएगा। तो जो ड्रीम 100 चाहते हैं, सपना 100 का रखते हैं, वो इस स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करेंगे। क्या कहती है ये स्ट्रेटजी? यूनिट सेकंड जो सबसे ज्यादा अंक देती है आपको, 18 मार्क्स दे रही है, जो यूनिट सेकंड है, आप ध्यान रखें इसको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाएं। इसमें आप आनुवंशिकी को अच्छे से पढ़ें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ें, और इवोल्यूशन अच्छे से पढ़ें, ठीक है। डेली 2 घंटे जीव विज्ञान को दें, 2 नहीं तो कम से कम 1.5 घंटा तो आपको निकालना है। और अगर आपका बायोलॉजी अच्छा है, 11th में आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी है, और आपका फिजिक्स कमजोर है, तो आप इसको 1 घंटा भी दें, तो कम से कम 1 घंटा, तो कम से कम 1 आवर तो इसके लिए निकालना ही है मेरे भाई आपको, ठीक है। और आपको चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं ठीक। उसके बाद में जब आपके चैप्टर हो जाते हैं, जैसे जैसे चैप्टर होते जाए, प्रीवियस ईयर में, पिछले सालों में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए गए हैं, उनकी जो है प्रैक्टिस की जाए, उन्हें सॉल्व किया जाए, उनके पैटर्न को समझा जाए कि पैटर्न क्या रहने वाला है। उसके बाद में एनसीईआरटी की हर लाइन को पढ़ना है, याद रखना, हाँ, क्योंकि प्रश्न जो आते हैं वो एनसीईआरटी की लाइनों से आते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनों को आपको तबीयत से पढ़ना है, और आपको जब एग्जाम टाइम के दौरान प्रैक्टिकल की भी तैयारी कर लेनी है। एक बात याद रखिएगा, डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस, और जो टॉपिक है उनको फ्लो चार्ट बना के पढ़ना, बिल्कुल याद रखना, ये आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। सो अगर आपने ये पूरी स्ट्रेटजी वर्ष भर अपनाई तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जब आप अपना ड्रीम 100 मतलब पूरे अंक में से पूरे अंकों का सपना पा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों। साथ ही साथ याद रखना, जो भी हमारे इससे रिलेटेड कंटेंट है, जो भी हमारी यूट्यूब क्लासेज होंगी, उन सब की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम का QR कोड है, इसको स्कैन करके टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दृष्टि साइंस हिंदी मीडियम के नाम से है, और आपको इसमें क्वेश्चंस,
प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और जो हमारे यूट्यूब सेशन रहेंगे वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आई होप सो कि आपको जरूर इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।